गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ हैं आरजू साईं। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां जोधपुर के एक शादी समारोह में सिलेंडर फट गया जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई और इस आग में झुलस गए हैं 52 लोग। 12 की हालत गंभीर बताई जा रही है और साथ ही आपको बता दें जो 35 लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेरगढ़ थाना क्षेत्र के भूंगरा गांव की घटना बताई जा रही है। एक शादी समारोह में सिलेंडर में गैस रिसाव हुआ, 3 और सिलेंडर में भी आग फैल गई और इसकी चपेट में कई लोग आ गए हैं। प्रभावितों से मिलने के लिए अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां के लिए रवाना हो चुके हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के जोधपुर से, जहां पर शादी समारोह में आग लगी, 52 लोग झुलस गए हैं, 12 की हालत गंभीर है और 2 बच्चों की मौत की खबर। हर्षा कुमारी सिंह इस वक्त हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षा, बेहद दुखद ये घटना है। जिस तरह से ये घटना घटी, एक शादी समारोह में हमने देखा किस तरह मातम में तब्दील हो गया है। हर्षा का रुख करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे जो डीएम है, एसपी है, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे। जी हर्षा, बताएं क्या लेटेस्ट अपडेट। देखिए, उनका ये कल दोपहर की घटना है और उनका उपचार अभी अस्पताल में चल रहा है, जिसमें से 12 लोग को सीरियस इंजरीज हुई है। लेकिन जैसे आप बता रहे थे कि ये एक शादी के घर में तैयारियां चल रही थी, खाना बन रहा था और एक सिलेंडर में गैस लीक हुआ, जिससे 2 और सिलेंडर में वो उन्होंने भी आग पकड़ ली और फिर जोर से धमाका हुआ। इसमें 2 बच्चों की मौत मौके पे ही हो गई और उसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनको रेफर किया गया है, लेकिन 12 लोग अभी क्रिटिकल है। उनको जो आग से झुलसे हैं उनमें से 12 लोग क्रिटिकल है। 30 से ज्यादा लोग जो है वो अभी जनरल वार्ड में भर्ती है और सब लोग करीब उस टाइम मौके पर करीब 101 लोग वहां पर मौजूद थे और ग्रामीणों ने जब उसकी जो झोपड़ी है, जो ढाणी है, उसमें भी आग कुछ हिस्से में पकड़ लिया, तो लोगों ने भाग के मिट्टी और वो डाल के उसको आग को बुझाया है और घायलों को वो जोधपुर लेके गए हैं। जोधपुर से काफी दूर है ये गांव, करीब 60-70 किलोमीटर दूर है ये, तो उसमें टाइम भी लगा है वहां पर पहुंचने के लिए, पर सीधा उनको वो लोग जोधपुर लेके गए थे। जी हर्षा, अभी अशोक गहलोत भी वहां के लिए रवाना हो रहे हैं। कुछ मुआवजे का ऐलान किया गया है परिजनों के लिए? जी फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन आज मुख्यमंत्री जोधपुर रवाना होंगे और फिर वहां पर वो जो घायल हैं उनको अस्पताल में मिलेंगे। जी हर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए और वक्त वक्त पर आपके पास हम लौटते रहेंगे। सुनते हैं जोधपुर के जो डीएम है और एसपी हैं वो क्या कह रहे हैं इस घटना के बारे में। क्योंकि अब सारी जो रेफर हुए थे सब आ चुके हैं और उनका फर्स्ट एड करके ऊपर हमने वार्ड्स इनके लिए स्पेशल डेडिकेटेड कराए हैं। पर्याप्त हमारे पास डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और दवाइयों की व्यवस्था है, पर क्योंकि हादसा जैसे आपको भी पता है काफ़ी गंभीर हादसा है और बर्न्स के जो परसेंटेज है जो पेशेंट्स हैं उनके बहुत ज़्यादा हैं, तो देखिए 42 लोग 60 के लगभग की जानकारी है जो इंजर्ड हुए थे, उनमें से 42 लोगों को रेफर किया गया, 42। जिस तरीके से सारी व्यवस्था है वो मैं देख रहा था कि मैं जो डॉक्टर यहाँ डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब थे, मैंने उनको कहा कि आप सब काम छोड़ के पूरी व्यवस्था और इनका जल्द से जल्द किस तरीके से उनको राहत पहुँचा सके और मैं यही मांग करूँगा कि इस वक्त इस घड़ी में हम सब लोग इस परिवारजन के साथ हैं। टीएमसी नेता साकेत गोखले को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत मिलने के कुछ ही घंटों बाद उनकी गिरफ्तारी मोरबी पुलिस ने की और गुजरात में मोरबी उन्हें ले जाया गया है। इधर साकेत गोखले के समर्थन में 5 टीएमसी नेताओं का एक दल मोरबी जा रहा है और इस दल में डोला सेन, खलीलुर रहमान, असद कुमार, डॉक्टर शांतनु सेन और सुनील कुमार मंडल शामिल हैं। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने आरोप लगाया कि साकेत गोखले को बिना किसी नोटिस या फिर वारंट के गिरफ्तार किया गया है। साकेत गोखले को मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक फर्जी ट्वीट के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जब एक ट्वीट जो कि मौजूदा ट्वीट था उसको उन्होंने रीट्वीट कर दिया था। सौरभ गुप्ता इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। सौरभ, एक बार जमानत कल मिल गई थी, उसके बाद तुरंत ये गिरफ्तारी, क्या कुछ कहकर अब ये गिरफ्तारी हुई और टीएमसी के जो नेता पहुंच रहे हैं वो कब तक पहुंच रहे हैं मोरबी? देखिए, आज सुबह 9 बजे तक टीएमसी के जो डेलीगेशन है उनका मोरबी पहुंचने की उम्मीद है। वो राजकोट आएंगे, फिर वहां से मोरबी जाएंगे, दिल्ली से वो फ्लाइट में आएंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है इस वक्त दिल्ली में पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, सत्र चल रहा है, तो इसीलिए वो वहां से आएंगे और फिर मोरबी जाएंगे।
अब साकेत गोखले को अरेस्ट क्यों किया गया था? उनको अरेस्ट किया गया था क्योंकि गुजरात पुलिस या अहमदाबाद पुलिस का यह आरोप था कि उन्होंने फेक न्यूज ट्विटर पे शेयर की थी। ये फेक न्यूज क्या था? साकेत गोखले ने एक ट्वीट में बताया था कि प्रधानमंत्री का मोरबी जाने का जो खर्चा था वो कई गुना ज्यादा है जो कॉम्पेंसेशन दिया गया लोगों को। सरकार की एक एजेंसी पीआईबी ने इसको फेक न्यूज बताया, पीआईबी फैक्ट चेक ने। और साकेत गोखले ने अपने ट्वीट में एक आरटीआई का जिक्र किया था और कुछ ऐसे तस्वीर शेयर किया था जो एक गुजरात के बहुत वेल नोन न्यूज़पेपर का फॉन्ट या इमेज था, ऐसा लग रहा था। तो गुजरात पुलिस का कहना है कि ना तो ये अखबार ने कभी आरटीआई ऐसे फाइल किया था, ना तो कोई ऐसे रिपोर्ट किया था। और साकेत गोखले ने ये आरटीआई का जिक्र इसलिए किया था ताकि उनके जो ट्वीट है उसको ज्यादा लोग देखे और पढ़े। तो इसके बाद उनको जयपुर से उठाया गया था मंगलवार को और अरेस्ट किया गया था। 2 दिन की पुलिस कस्टडी भी मिली थी जांच के लिए। उसके बाद उनको कल बेल दिया गया था और बेल होने के बाद कल शाम को वो जब पुलिस कस्टडी से निकले तब उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। टीएमसी का बहुत इस पे एक रिएक्शन आया है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। टीएमसी कहते हैं कि नॉट अ सिंगल अरेस्ट इन मोरबी ट्रेजेडी बट अ ट्रूथ टेलर, मतलब जो सच कह रहे हैं उनको हैरेस किया जा रहा है। हम साकेत गोखले के साथ खड़े हैं और हम ये लड़ाई हमारे पूरी ताकत के साथ लड़ते रहेंगे। साथ साथ टीएमसी ये भी कहते हैं कि बीजेपी गुजरात का निफेरियस एजेंडा आज फिर से उभर के आया है। हमारे जो नेशनल स्पोक्सपर्सन साकेत गोखले हैं उनको फिर से अरेस्ट किया गया कुछ ही मिनटों बाद, उनके रिलीज के बाद, और इसका कोई कारण नहीं है। डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ सिटीजन्स खतरे में है और हम उनके अनकंडीशनल रिलीज डिमांड करते हैं। तो ये टीएमसी की तरफ से कहना है। लेकिन साकेत गोखले को ऐसे माना जा रहा है मोरबी लेके जाएगा पुलिस। लेकिन जो लीगल एक प्रिंसिपल है, जो कानूनी तौर पे जिसकी बात हो रही है कि क्या अगर कौन सी गुना के लिए साकेत गोखले को फिर से गिरफ्तार किया गया, कोई क्या और केस रजिस्टर हुआ है, क्या कोई और गुना रजिस्टर हुआ है। और एक लीगल प्रिंसिपल हमेशा से रहा है कि एक गुना के लिए आप एक आदमी को 2 बार पनिशमेंट नहीं दे सकते हो, 2 बार नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे कि अगर एक गुने के लेकर बहुत सारे केसेस रजिस्टर होता है तो भी वो क्लब हो जाता है अंत में। तो ये बस बात चल रहा है। लेकिन टीएमसी का डेलीगेशन मोरबी पहुंच रहा है जहां साकेत गोखले को ले जाया जा रहा है, ऐसे गुजरात पुलिस की तरफ से खबर आया है। गुजरात पुलिस अभी भी इस मुद्दे पर कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किए हैं। बिल्कुल, ये देखना होगा कि गुजरात पुलिस इस पर क्या जवाब देती है। एक आरोप में जब उनको अदालत से जमानत मिल गई तो क्या मोरबी पुलिस ने जो ये गिरफ्तारी की है उसी आरोप के तहत की है या कोई और मामला है, इस पर अभी गुजरात पुलिस के स्पष्टीकरण आने का इंतजार रहेगा। बहरहाल टीएमसी नेताओं का जो डेलीगेशन है वो आज सुबह 9 बजे के आसपास बताया जा रहा है, सौरभ बता रहे हैं कि वहां पहुंच जाएगा गुजरात के मोरबी। हिमाचल प्रदेश में जीत के बाद आज शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है और इस बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी। जो 3 नाम इस वक्त चर्चा में हैं वो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता विपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री, वीरभद्र सिंह की पत्नी और हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। तो विधायक दल की जो बैठक है आज दोपहर 3 बजे होगी और कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक हैं भूपेश बघेल और भूपिंदर हुड्डा वो शिमला पहुंचेंगे। इससे पहले हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता ने रिवाज कायम रखते हुए राज बदल दिया। हिमाचल में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस ने बहुमत के लिए जो जरूरी 35 सीटें होती है उसके आंकड़े को पार करके 40 तक अपनी सीट पहुंचाई। सौरभ शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सौरभ, 3 बजे ये जो बैठक है कांग्रेस विधायक दल की, 3 नामों की खासी चर्चा लग रही है। बतौर मुख्यमंत्री कौन लग रहा है रेस में आगे और क्या शांति से सब मामला सुलझेगा? देखिए, शांति से सुलझना चाहिए। जो अभी तक लग रहा था कि प्रतिभा सिंह अपने लिए दावा नहीं ठोकेंगे, क्योंकि उन्होंने जब पोलिंग के दौरान हमसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि वो बहुत एम्बिशियस नहीं है। लेकिन कल उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर हमसे बातचीत में कह दिया कि जब आला कमान ने निर्णय करे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, उसमें वीरभद्र की लेगेसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके सेंटिमेंट से वोट दिया है, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के लोगों ने वोट दिया है। तो जाहिर सी प्रतिभा सिंह इसमें एक अब चेहरा हो गई। इसके अलावा
सुखविंदर सुक्खू हैं, जो नदौन से जीत के आए हैं, चौथी बार जीते हैं और कैंपेन कमेटी के चीफ थे, तो वो भी मैदान में है। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ऊना की हरौली सीट से विधायक हैं, 5वीं बार जीते हैं, वो एक इसमें दावेदार हैं। इसके अलावा एक और नाम है जिसकी चर्चा कम हुई है पर बहुत महत्वपूर्ण नाम है, वो है हर्षवर्धन चौहान का। ये भी सिलाई से जीते हैं और लगातार 6वीं बार चुनाव जीते हैं। इनके पिता 7 बार विधायक रहे हैं, तो उनका भी एक दावा है। लेकिन देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी बात यह कि प्रतिभा सिंह को शायद ही बनाया जाए जया, क्योंकि वो लोकसभा सांसद है मंडी से, उपचुनाव जीतनी है। और उसके बाद अगर उनको बनाते हैं तो मंडी में लोकसभा का सिर्फ उपचुनाव कराना पड़ेगा, फिर उनको विधानसभा भेजने के लिए विधानसभा में एक उपचुनाव कराना पड़ेगा, तो 2 उपचुनाव कराना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक विक्रमादित्य सिंह जो उनके बेटे हैं, तो उनको एक मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, एक अच्छा मंत्रालय दिया जाएगा। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री एक बहुत अच्छा बढ़िया चेहरा रहेंगे कांग्रेस के लिए। ब्राह्मण है, अब शांता कुमार के बाद कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं बना है। लोअर हिमाचल से आते हैं, ऊना से आते हैं, यही आरोप लगता रहा कि वीरभद्र ऊपर अपर हिमाचल से हैं, जो जब आते हैं तो शिमला का विकास होता है। तो एक चेहरा है, क्योंकि प्रतिभा सिंह ऐसा लगता नहीं है कि सुक्खू के नाम पे मानेंगी। तो अभी ये तमाम दाव पेच है। 3 बजे बैठक होगी, लगभग 1 बजे के करीब भूपेश बघेल यहाँ पहुंच जाएंगे, राजीव शुक्ला पहुंच चुके हैं, भूपेंद्र हुड्डा पहुंचेंगे, सारे विधायकों से अलग से बात होगी और फिर जो भी विधायकों से बातचीत में निष्कर्ष निकलेगा, उसके बाद ये ऑब्जर्वर्स उसको आला कमान खड़गे जो अध्यक्ष हैं उनके साथ बातचीत करके फाइनल निर्णय लेंगे। बिल्कुल। और सौरभ, कल भी जब आपकी विक्रमादित्य से बात हो रही थी या कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बातचीत हो रही थी, तो वो भी यही कह रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से जो मुख्यमंत्री बनेगा वो आला कमान तय करेगा। बिल्कुल, आला कमान तय करेगा। आला कमान तय करने का मतलब देखिए, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ये। जब भी किसी भी स्टेट में कोई पार्टी इलेक्शन जीतती है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और बिना चेहरे के जाते हैं तो ऑब्जर्वर्स नियुक्त होते हैं। तो इस हिमाचल के लिए ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं भूपेंद्र हुड्डा, जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, और इसके अलावा भूपेश बघेल जो कि इलेक्शन इंचार्ज भी हैं। तो 2 ऑब्जर्वर्स हैं, उसमें राजीव शुक्ला भी हैं क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज हैं। तो हम हर स्टेट का ये एक प्रोसीजर रहता है कि ऑब्जर्वर्स विधायकों से बात करते हैं और जो विधायक कहते हैं वो उसके आधार पर वो पार्टी आला कमान से बात करते हैं और उसके बाद आखिरी फैसला होता है। तो फायर फाइटिंग करनी होती तो ऑब्जर्वर्स ही करते हैं। तो अब देखना होगा, बहुत दिलचस्प है। लेकिन देखिए, 40 सीटें आ गई हैं हिमाचल में। कांग्रेस को तो ऐसा लगता नहीं है कि अब कोई बीजेपी से खतरा है। कल जयराम ठाकुर ने ये बोल दिया कि वो मजबूत विपक्ष के तौर पर बैठेंगे। बिल्कुल, और बधाई भी दे दी यहाँ पर जयराम ठाकुर ने। बिल्कुल सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। दोपहर 3 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। देखते हैं आज ही नतीजा निकलता है कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री का वो चेहरा कांग्रेस की तरफ से जो अब सत्ता पर काबिज होगी, क्योंकि बेहतरीन बहुमत के साथ यहाँ पर कांग्रेस ने वापसी की है। राज यहाँ पर बदल गया है, रिवाज नहीं बदला यहाँ पर आरजू। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गुजरात की, जहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी ने गुजरात में 156 सीटें हासिल की। इससे पहले 1985 में कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और उसके बाद फिर 2002 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 127 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार भूपेंद्र पटेल के सीएम रहते बीजेपी ने ये दोनों रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। बीजेपी को इस चुनाव में 2017 के मुकाबले 58 सीटों का फायदा हुआ है। वहीं कांग्रेस को 60 सीटों का यहां नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने पिछली बार 77 सीटें जीती थी, इस बार कांग्रेस को 17 सीटें ही मिली। वहीं गुजरात में परिवर्तन का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी सिंगल डिजिट में ही रही, 5 सीटें ही वो जीत सकी। इस जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में जमकर जश्न मना, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो पीएम मोदी ने इस दौरान चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा, इस बात का जिक्र किया कि मैंने चुनाव प्रचार में कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए। गुजरात में भूपेंद्र ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार वाकई गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है। मैं नड्डा जी सहित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और विशेष रूप से मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता हूं। चुनावों के दौरान
मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीजेपी को मिला जन समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भाजपा को मिला जन समर्थन भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटीकरण है। भाजपा को मिला जन समर्थन गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित, आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए है। बीजेपी हिमाचल, दिल्ली, एमसीडी चुनाव में मात खा गई हो, लेकिन गुजरात में एक बार फिर बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रही है। और विधानसभा चुनाव के नतीजों पर आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अंकित त्यागी और तनुश्री पांडे की एक ग्राउंड रिपोर्ट। ढोल, पटाखे, मोदी मोदी और जय श्री राम के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में अपने प्रचंड बहुमत का जश्न मनाया। रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की 182 सीटों की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 156 सीटों पर जीत दर्ज करके गुजरात के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाया और साथ ही साथ 7वीं बार सरकार बनाने में सफल रही। पटाखों, संगीत और मोदी मोदी के साथ जय श्री राम के नारे लगाकर बीजेपी वालों ने गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत का जश्न मनाया। इतनी सीटें किसी एक पार्टी को गुजरात में कभी नहीं मिली। 182 सीटों में से बीजेपी ने 150 से भी ज्यादा सीटें अपने नाम की और ये उसकी लगातार 7वीं जीत है। इससे पहले गुजरात में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड कांग्रेस का था, जब 1985 में उसने 149 सीटें जीती थी और माधव सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री बने थे। बीजेपी ने इससे पहले सबसे ज्यादा 127 सीटें 2002 में जीती थी, जिस साल राज्य में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। पिछले सारे रिकॉर्ड इस बार बीजेपी ने तोड़ दिए। मोदी मोदी गुजरात की जीत का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और प्रचार के साथ साथ अमित शाह के प्रबंधन को भी दिया जा रहा है। कांग्रेस ने पिछली बार बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इस बार वो बिल्कुल नाकाम रही। आम आदमी पार्टी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, सिवाय कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के। विपक्षी दल 15 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी के खिलाफ ना तो महंगाई के मुद्दे को भुना पाई और ना ही मोरबी पुल टूटने से 140 से ज्यादा मारे गए लोगों का हादसा ही असर डाल पाया। एंटी इनकम्बेंसी थी ही नहीं, प्रो इनकम्बेंसी गुजरात में रही है और नया रिकॉर्ड बन रहा है और इसके प्रति हम लोग पहले से ही आश्वस्त थे। ये कोई हम लोग इससे चमत्कृत नहीं है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति गुजरात की जनता का एक बहुत ही बेहद विश्वास है। गुजरात में जो परिणाम आए हैं वो हमारी कांग्रेस पक्ष की अपेक्षा मुजब नहीं आए और पहले ही दिन से हम बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी और ओवैसी जी यहाँ कांग्रेस के मत काटने के लिए आए हैं, चुनाव जीतने के लिए नहीं आए। कांग्रेस चौंकाने वाले परिणाम देगी इस बार, मैं आपको कह रहा हूँ। वहीं कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने नतीजों की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
आम आदमी पार्टी के प्रचार का शोर तो बहुत हुआ, लेकिन वो बमुश्किल 5 सीटें ही जीत पाई। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी और पार्टी के बड़े नेता गोपाल इटालिया भी अपनी सीटें हार गए। गुजरात में बीजेपी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण 12 दिसंबर को दिन में 12 बजे होगा और आसार है कि फिर से एक बार भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कैमरा पर्सन मनोज गोहिल के साथ अहमदाबाद में मैं तनुश्री पांडे, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इंदौर के सरकारी लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता फैलाने और अनुशासनहीनता के मामले में जांच शुरू हो गई है। सरकार का कहना है कि जिस किताब सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति पर विवाद हुआ, उसकी लेखिका डॉक्टर फरहत खान की पीएचडी की उपाधि वापस लेने की कार्रवाई होगी। लेखिका और प्रशासन की गिरफ्तारी के लिए टीमें यहां पर गठित कर दी गई हैं। हालांकि आरोप है कि जिस वक्त ये किताब खरीदी गई थी, उस वक्त कॉलेज की प्रिंसिपल एक कैबिनेट मंत्री की रिश्तेदार थी। देखते हैं अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर में गवर्नमेंट न्यू लॉ कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया। शनिवार को कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर इनामुर रहमान ने अपने पद से इस्तीफा देने के चंद घंटों बाद आरोप लगाया कि उनसे उनकी इच्छा के खिलाफ दबाव में इस्तीफा लिया गया। मामला कॉलेज के पुस्तकालय में रखी किताब सामूहिक हिंसा एवं दंडिक न्याय पद्धति से जुड़ा है। एबीवीपी का आरोप है कि इस किताब में विश्व हिंदू परिषद आरएसएस को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी गई है। मामले में गृह मंत्री के आदेश के 24 घंटे बाद किताब के लेखक, प्रिंसिपल समेत 4 लोगों पर आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज हो गया। अब सरकार का कहना है लेखिका की पीएचडी वापसी की भी कार्रवाई होगी। लेखक और प्रसारक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें बना दी गई हैं और जल्दी गिरफ्तारी होगी। जहां तक लेखक का सवाल है, डॉक्टर फरहत खान, इनकी भी पीएचडी वापस हो, इसके लिए जो संबंधित विभाग है हम उसको लिखेंगे। लेखिका डॉक्टर फरहत फिलहाल फरार हैं। इंदौर में उनके घर पर ताला लटका है। जो आरोपी की गिरफ्तारी है उसके भी प्रयास शुरू किए गए थे। लेखिका के घर में पुलिस ने तलाश किया था तो अवेलेबल नहीं है, उसकी कहीं और लोकेशन है, तलाश की जा रही है, टीम लगी हुई है। प्रकाशक के संबंध में भी पुलिस उसमें पहुंची है। वैसे किताब को 2014 में खरीदा गया था। उस वक्त कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सुधा सिलावट थीं, जो कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट की रिश्तेदार हैं। कांग्रेस पूछ रही है उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। भाजपा सरकार के दौरान ही इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। जब कलई खुल गई तो लीपापोती करने के लिए छोटे कर्मचारी, छोटो अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि वो जिम्मेदार नहीं है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री से लेके कुलपति तक और उस समय जो प्राचार्य थी, जो कि प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट की रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये रवैया पूरी तरह से केवल और केवल खोखले हिंदुत्व को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सब केवल और केवल राजनीति के विषय हैं। 7 सदस्यीय कमेटी मामले की जांच कर रही है। कई छात्रों से प्रश्नावली बनाकर लिखित जवाब लिए गए हैं। कमेटी 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। विधि महाविद्यालय के प्राचार्य के खिलाफ 8 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कसूर सिर्फ इतना है कि पुस्तकालय में विवादास्पद किताब रखी हुई थी। वैसे जिन छात्रों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है, उसमें से कुछ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं, जिन्होंने कथित तौर पर सालों से फीस नहीं भरी, कॉलेज भी नहीं आते और जिस वक्त पुस्तकालय के लिए किताबें खरीदी गई थीं, उस वक्त प्राचार्य कैबिनेट मंत्री से जुड़ी एक उनकी रिश्तेदार थी। अब पहली इतनी मुश्किल भी नहीं है। इंदौर से अपने सहयोगी समीर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां जीत के बाद आज शिमला में कांग्रेस विधायक दल की दोपहर 3 बजे एक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगेगी। जो 4 नाम इस वक्त चर्चा में है वो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता विपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री, इसके अलावा वीरभद्र सिंह की पत्नी और हिमाचल कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, जो मंडी से सांसद भी हैं, और हर्षवर्धन चौहान। ये वो 4 चेहरे हैं जो इस वक्त जिनके नाम की चर्चा है कि वो अगले
मुख्यमंत्री हिमाचल के हो सकते हैं। विधायक दल की बैठक के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा शिमला पहुंच गए हैं। ये वो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू और हर्षवर्धन चौहान, ये 4 चेहरे जिनके नाम की काफी चर्चा जोरों पर इस वक्त है। कल एक अच्छे बहुमत से कांग्रेस ने यहां पर अपनी जीत दर्ज कराई थी। अब देखते हैं इन 4 चेहरों में से वो कौन सा चेहरा होगा जो कमान संभालेगा। कांग्रेस की कमान, कांग्रेस की सरकार का मुखिया यहां पर हिमाचल में होने जा रहा है। बहरहाल हिमाचल में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने अब जा रही है। कांग्रेस ने बहुमत के लिए जो जरूरी 35 सीटें थी उस आंकड़े को आगे पार करते हुए 40 सीटें यहां पर जीत उस पर दर्ज की। वहीं बीजेपी 25 सीटों पर सिमट गई। 2017 के मुकाबले बीजेपी को 19 सीटों का यहां पर नुकसान हुआ। आम आदमी पार्टी हिमाचल में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। तो किस तरह पूरा एक चुनावी रणनीति इस बार कांग्रेस ने तैयार की थी हिमाचल के लिए, सुनते हैं सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी की। देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत चुकी है। अब चर्चा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब तक कांग्रेस जब भी जीती है मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बनते आए हैं बिना किसी चुनौती के। उनको 2012 में चुनौती मिली थी लेकिन उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और फिर मुख्यमंत्री बन गए। पर अब क्या होगा? वैसे प्रदेश अध्यक्ष तो उनकी पत्नी है प्रतिभा सिंह और उन्होंने हमसे बातचीत में कहा भी है कि आला कमान निर्णय लेगा, लेकिन आला कमान भी जो वीरभद्र साहब की लेगेसी है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। यानी उन्होंने भी अपना दावा ठोक दिया है। अब प्रतिभा सिंह तो एक दावेदार हो गए। उन्होंने मंडी उपचुनाव में बीजेपी को हरा दिया। मंडी जो कि गढ़ है बीजेपी का, मुख्यमंत्री खुद वहां से जीत के आए और मंडी में आज भी बीजेपी ने लगभग सारी विधानसभा सीटें जीती हैं। वहां पर उन्होंने हराया बीजेपी के उम्मीदवार को और अब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस को जिता के लिए आई हैं। तो अब उनका तो दावा बनता ही है, लेकिन और कौन लोग हैं जो इस रेस में हैं? मुकेश अग्निहोत्री उनमें से एक हैं जिनके चांसेस बहुत ब्राइट हैं। ये ऊना की एक विधानसभा से जीत कर आते हैं, हरौली सीट से, और जो नेता प्रतिपक्ष थे अब तक, और ये 4थी बार विधायक बन गए हैं। 4थी या 5वीं बार ये विधायक बने हैं और ब्राह्मण हैं जात से। और अब तक शांता कुमार के अलावा कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना नहीं है हिमाचल में। तो एक ये डार्क हॉर्स हो सकते हैं। और ये लोअर हिमाचल के हैं क्योंकि अब तक जो मुख्यमंत्री बनते रहे वीरभद्र साहब वो शिमला के हैं। और अक्सर यही कहा जाता है यहाँ हिमाचल में कि वीरभद्र जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो सारा विकास अपर हिमाचल में होता है, लोअर हिमाचल में कुछ होता नहीं। कांगड़ा, ऊना और मंडी के कुछ इलाकों में, बिलासपुर में, तो उसको कांग्रेस दिमाग में रख सकती है। तीसरा नाम है सुक्खू का, सुखविंदर सुक्खू, जो कि विधायक हैं, अब तक कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के चीफ थे। वो भी चुनाव जीत गए हैं। अब वो हमेशा से ही फ्रंट रनर रहते हैं। हमीरपुर की एक सीट है, वहाँ से नदौन से ये जीते हैं चुनाव और प्रचार भी कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। उनका प्रचार ही यही था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इसलिए मुझे चुनाव जिताओ। इस एरिया का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना अब तक, वो एक चेहरा है। चौथा नाम है हर्षवर्धन चौहान का। 6वीं बार विधायक बने हैं सिलाई सीट से। 7 बार उनके पिता विधायक बन चुके हैं, तो सबसे सीनियर मोस्ट एमएलए हैं। तो उनका नाम भी चर्चा में है। उनका नाम भी हो सकता है मुख्यमंत्री पद के लिए आगे आ जाए। आला कमान का जो रुझान है वो लगता है कि इस बार शिमला या अपर हिमाचल के बजाय लोअर हिमाचल, ऊना या कांगड़ा की किसी सीट से मुख्यमंत्री बनाया जाए, ताकि वहाँ की जनता को भी ये ना शिकायत रहे कि हिमाचल में शिमला और अपर हिमाचल में ज़्यादा विकास होता है क्योंकि वीरभद्र सिंह वहाँ से हैं। और दूसरा, ब्राह्मण अगर मुख्यमंत्री बनता है तो वो भी बीजेपी के लिए एक झटका या कांग्रेस के लिए फायदा हो सकता है, क्योंकि विक्रमादित्य तो कैबिनेट में रहेंगे जो कि ठाकुर हैं। तो फिलहाल काफ़ी चीज़ें होने बाकी हैं, लेकिन हमने कोशिश की कि ये बताएं कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन कौन हिमाचल में। सहयोगी अश्वनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो 68 में से 40 सीटें कांग्रेस यहां पर ले आई, लेकिन बीजेपी के हार के कारण क्या रहे? आपको बता दें कि बीजेपी को यहां पर हिमाचल में हमने देखा था प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के तूफानी प्रचार यहां पर उनके द्वारा किया गया, लेकिन बावजूद इसके हार का सामना बीजेपी को यहां करना पड़ा। नतीजों का जो विश्लेषण अब साफ तौर पर निकाला जा रहा है वो ये कि बीजेपी की हार का एक बहुत बड़ा कारण उसके अपने बागी थे। आइए देखते हैं इस पर हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट।
कांग्रेस दफ्तर और प्रतिभा सिंह के आवास पर दिन भर जीत का जश्न चलता रहा। बीजेपी के खेमे में मायूसी छाई रही। नतीजे साफ होने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हार स्वीकार करते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के मुताबिक उनकी पार्टी की जीत के पीछे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का बड़ा योगदान रहा। लोगों ने उन्हें वोट देकर श्रद्धांजलि दी। हम आभारी हैं हिमाचल प्रदेश की जनता का, जिन्होंने ये मैंडेट दिया और जिन्होंने वीरभद्र सिंह जी के नाम पर वोट दिया और एक श्रद्धांजलि के तौर पर उन्होंने कहा कि हम वोट देंगे और ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हमको मैंडेट मिला है। इसमें दूसरी पार्टियों के लोगों ने भी हमको सहयोग दिया। उन्होंने भी कहा कि वीरभद्र सिंह जी का मुकाबला नहीं था। जिस तरीके का प्रेम, जिस तरीके के काम उन्होंने किए हैं, उसको हम लोग भी भुला नहीं सकते। तो बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह रहे उसके बागी उम्मीदवार। टिकट वितरण से नाराज बीजेपी के 2 मौजूदा और 3 पूर्व विधायकों समेत करीब 12 नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और पार्टी की हार में बड़ी भूमिका निभाई। बीजेपी को इन बागियों की वजह से 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। देहरा सीट से होशियार सिंह जीते, जो कि बीजेपी के बागी हैं, निर्दलीय चुनाव लड़े थे। नालागढ़ से केएल ठाकुर जीते हैं, ये भी बीजेपी के बागी हैं, निर्दलीय चुनाव लड़े थे। किन्नौर सीट पर बीजेपी के बागी कुलवंत नेगी 8500 वोट ले गए और बीजेपी लगभग 7000 वोटों से हार गई। कुल्लू में बीजेपी के बागी राम सिंह को 11937 वोट मिले और बीजेपी लगभग 4000 वोटों से हार गई। थियोग में बीजेपी की बागी इंदु वर्मा को 13848 वोट मिले और बीजेपी करीब 4000 वोटों से हार गई। इंदौरा में बीजेपी के बागी मनोहर धीमान को 4422 वोट मिले और बीजेपी 2200 वोटों से हार गई। बोरंज में बीजेपी के बागी पवन कुमार को 6861 वोट मिले, जिसकी वजह से बीजेपी मात्र 60 वोटों से हारी। बड़सर से बीजेपी के बागी संजीव कुमार 15252 वोट ले गए और पार्टी लगभग 14000 वोटों से हार गई। भटियात में बीजेपी के बागी को 7741 वोट मिले और बीजेपी लगभग 1400 वोटों से हार गई। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मानते हैं कि बीजेपी की हार में बागियों की बड़ी भूमिका है। डे 1 से ही कैंपेन में ये रेबल फैक्टर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जूझती रही है इससे, तो आपको लगता है कि ये भी एक प्राइमरी रीजन था जिसकी वजह से? मैंने कहा कि इन चीजों पर हम आकलन करेंगे, लेकिन ये बात सत्य है कि अब की बार नंबर बहुत ज्यादा था रेबल्स का, जिनके कारण हमारा चुनाव का परिणाम प्रभावित हुआ है निश्चित रूप से। बीजेपी के ज्यादातर बागी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के करीबी हैं। इस बार ना बीजेपी ने धूमल को टिकट दिया और ना उनके करीबियों को। यही वजह है कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस जीत तो गई है, मुख्यमंत्री बन जाएगा, संभाल लिया जाएगा, लेकिन बीजेपी के लिए ज्यादा चिंता है। बीजेपी को कांग्रेस ने नहीं हराया, बीजेपी को हराया उनके बागियों ने। 9 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी हार गई अपने बागियों की वजह से, और 2 सीटों पर तो उनके बागी चुनाव ही जीत गए हैं। फिलहाल अब ये आत्मचिंतन करना होगा कि जेपी नड्डा जहां 50 सीटों पर प्रचार कर गए हों, योगी 20 रैलियां कर गई हो, वहां बीजेपी कैसे हार गई। सहयोगी अश्विनी मेहरा और वीडी शर्मा के साथ शिमला से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अपना गृह राज्य भी है हिमाचल प्रदेश, जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल हिमाचल में बीजेपी की हार पर प्रधानमंत्री मोदी की भी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ 1% के कम अंतर से हार जीत का फैसला हुआ है। हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम। इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सरकारें बदली हैं, लेकिन हर में जब बदलाव हुआ है, कभी 5%, कभी 6%, कभी 7%। जीतने वाले और हार वाले के बीच में अंतर रहा है। इस बार
1% से भी कम। इसका मतलब है कि जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की। बीजेपी ने गुजरात में 156 सीटें जीती। इससे पहले 1985 में कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 सीटों पर जीत दर्ज की गई थी। और साथ ही 2002 की अगर बात करें तो इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी उस दौरान वहां पर मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने 127 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार भूपेंद्र पटेल के सीएम रहते बीजेपी ने दोनों रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीजेपी को इस चुनाव में 2017 के मुकाबले 58 सीटों का फायदा हुआ, वहीं कांग्रेस को 60 सीटों का नुकसान हुआ। कांग्रेस ने पिछली बार 77 सीटें जीती थी, इस बार कांग्रेस को 17 सीटें ही मिली। वहीं गुजरात में परिवर्तन का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी 5 सीटें ही जीत सकी। इस जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में जमकर जश्न मना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चुनाव प्रचार में मैंने कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और गुजरात में भूपेंद्र ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार वाकई गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है। मैं नड्डा जी सहित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और विशेष रूप से मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता हूं। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीजेपी को मिला जन समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भाजपा को मिला जन समर्थन भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटीकरण है। भाजपा को मिला जन समर्थन गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित, आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए है। तो बीजेपी भले ही हिमाचल और दिल्ली एमसीडी चुनाव में मात खा गई हो, लेकिन गुजरात में एक बार फिर बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अंकित त्यागी और तनुश्री पांडे की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ढोल पटाखे, मोदी मोदी और जय श्री राम के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में अपने प्रचंड बहुमत का जश्न मनाया। रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की। 182 सीटों की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 156 सीटों पर जीत दर्ज करके गुजरात के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाया और साथ ही साथ 7वीं बार सरकार बनाने में सफल रही। पटाखों, संगीत और मोदी मोदी के साथ जय श्री राम के नारे लगाकर बीजेपी वालों ने गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत का जश्न मनाया। इतनी सीटें किसी एक पार्टी को गुजरात में कभी नहीं मिली। 182 सीटों में से बीजेपी ने 150 से भी ज्यादा सीटें
अपने नाम की और ये उसकी लगातार 7वीं जीत है। इससे पहले गुजरात में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड कांग्रेस का था, जब 1985 में उसने 149 सीटें जीती थी और माधव सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री बने थे। बीजेपी ने इससे पहले सबसे ज्यादा 127 सीटें 2002 में जीती थी, जिस साल राज्य में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। पिछले सारे रिकॉर्ड इस बार बीजेपी ने तोड़ दिए। गुजरात की जीत का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और प्रचार के साथ साथ अमित शाह के प्रबंधन को भी दिया जा रहा है। कांग्रेस ने पिछली बार बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इस बार वो बिल्कुल नाकाम रही। आम आदमी पार्टी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, सिवाय कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के। विपक्षी दल 15 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी के खिलाफ न तो महंगाई के मुद्दे को भुना पाई और न ही मोरबी पुल टूटने से 140 से ज्यादा मारे गए लोगों का हादसा ही असर डाल पाया। एंटी इनकम्बेंसी थी ही नहीं, प्रो इनकम्बेंसी गुजरात में रही है और नया रिकॉर्ड बन रहा है और इसके प्रति हम लोग पहले से ही आश्वस्त थे। यह कोई हम लोग इससे चमत्कृत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति गुजरात की जनता का एक बहुत ही बेहद विश्वास है। गुजरात में जो परिणाम आए हैं वो हमारी कांग्रेस पक्ष की अपेक्षा मुजब नहीं आए और पहले ही दिन से हम बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी और ओवैसी जी यहाँ कांग्रेस के मत काटने के लिए आए हैं, चुनाव जीतने के लिए नहीं आए। कांग्रेस चौंकाने वाले परिणाम देगी इस बार, मैं आपको कह रहा हूँ। वहीं कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने नतीजों की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी के प्रचार का शोर तो बहुत हुआ, लेकिन वो बमुश्किल 5 सीटें ही जीत पाई। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी और पार्टी के बड़े नेता गोपाल इटालिया भी अपनी सीटें हार गए। गुजरात में बीजेपी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण 12 दिसंबर को दिन में 12 बजे होगा और आसार है कि फिर से एक बार भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कैमरा पर्सन मनोज गोहिल के साथ अहमदाबाद में मैं तनुश्री पांडे, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देश भर के 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे अब सबके सामने हैं। 7 उपचुनावों में से 5 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव ने एक बड़ी जीत यहां पर दर्ज की है। वहीं आजम खान के गढ़ रामपुर में सपा हार गई, बीजेपी के उम्मीदवार की यहां पर जीत हुई है। देखते हैं आलोक पांडे की ये ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बीजेपी की बड़ी जीत इसलिए भी कि ये विधानसभा सीट बीजेपी ने पहली बार जीती है। सपा के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में सजा की वजह से खाली हुई सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने आजम खान के ही उम्मीदवार को मात दी। आजम खान और उनके परिवार के लोग ही 1980 से रामपुर सीट पर जीत रहे थे। रामपुर में मतदान बहुत ही कम हुआ, 30% से कुछ ज्यादा। सपा का कहना है कि पुलिस और प्रशासन ने सपा समर्थकों को वोट डालने की इजाजत ही नहीं दी, लेकिन प्रशासन ने इसका खंडन किया है। दुख इस बात का है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी इलेक्शन कमीशन को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो प्रशासन के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ फोर्स ज्यादा लगाया गया, सेंसिटिव घोषित किए गए, लोग अगर बाहर निकले तो उन्हें पीटा गया, पुलिस ने मारा, उनको घर में बंद कर दिया, कईयों के चोट आई है, कईयों के हाथ टूटे हैं, बहुत सारे लोगों को गाली गलौज अपमानित होना पड़ा है। ये अगर इलेक्शन कमीशन नहीं देखेगा तो हम किस पे भरोसा करेंगे। जिस तरीके का ऐतिहासिक परिणाम जो आया है, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी 34,000 मतों से आज जो विजय हुई है, इसके लिए रामपुर की हिंदू, रामपुर के मुसलमान सब भाइयों को मेरा बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे चुना है मैं उस पर खरा उतरूंगा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली। मैनपुरी का चुनाव मुलायम सिंह यादव के निधन की वजह से हुआ। यहाँ की जनता से सीधा संबंध नेताजी का था। डिंपल और अखिलेश दोनों ने मैनपुरी में जमकर प्रचार किया और नेताजी के नाम पर वोट मांगे। जो आज समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराई है, यह जीत नेताजी की जीत है और यह जीत हम सभी की तरफ से
नेताजी को समर्पित। मैनपुरी के मतदाताओं ने नेताजी को ये सच्ची श्रद्धांजलि दी है। ये एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी को जिताया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो नकारात्मक राजनीति है उसको पराजित करने का काम मतदाताओं ने किया है। खतौली उपचुनाव में एसपी आरएलडी गठबंधन को जीत मिली। आरएलडी के उम्मीदवार ने बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया। ये सीट पहले बीजेपी के पास थी। धन्यवाद खतौली, धन्यवाद गठबंधन, धन्यवाद किसान, कमेरा और अल्पसंख्यक। ये किसानों की, कमेरों की, अल्पसंख्यकों की एक जो भारत की संस्कृति है, भाईचारे की ये जीत है। मैनपुरी से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टीएमसी नेता साकेत गोखले की, जिनको फिर से कल गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत मिलने के कुछ घंटों बाद ही मोरबी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। उन्हें गुजरात में मोरबी ले जाया गया। इधर साकेत गोखले के समर्थन में 5 टीएमसी नेताओं का एक दल अहमदाबाद पहुंच गया है, जो सड़क मार्ग से अब मोरबी जा रहा है। इस दल में डोला सेन, खलीलुर रहमान, हसित कुमार, इसके अलावा डॉक्टर शांतनु सेन और सुनील कुमार मंडल शामिल हैं। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने आरोप लगाया कि साकेत गोखले को बिना किसी नोटिस या वारंट के गिरफ्तार किया गया है। साकेत गोखले को मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक फर्जी ट्वीट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। एक मौजूदा ट्वीट को साकेत गोखले ने रीट्वीट किया था। कल उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। और अब वक्त तो चला आपको टॉप 5 खबरें बताने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है, बताना है कि इन खबरों को चैनल पर आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां बदल गया है राज। अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस का कौन होगा? 4 नामों की चर्चा काफी जोरों पर है। दूसरी खबर गुजरात से है, जहां पर बीजेपी ने तोड़े जीत के सभी रिकॉर्ड और पाई 156 सीटें। साथ ही तीसरी खबर आपको बता दें कि गुजरात में हार कर भी क्यों खुश है आम आदमी पार्टी। चौथी खबर मैनपुरी से, जहां डिंपल यादव जीती हैं, सपा में वापस लौट गए हैं चाचा शिवपाल यादव। पांचवी खबर है टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले से जुड़ी हुई, जहां एक बार फिर से कल उनको जब जमानत मिली थी उसके बाद हुई है उनकी गिरफ्तारी।